नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ आलोक। मध्य प्रदेश में 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान शुरू हो जाएंगे। वहीं लोकसभा चुनाव में मतदान के प्रति जागरूक करने और मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए मतदाताओं को मतदाता पर्ची के साथ साथ बीजेपी पीले चावल देकर मतदान करने का आग्रह कर रही है। मतदाताओं से घर घर जाकर संपर्क किया जाएगा। प्रदेश के 64,523 बूथों पर बूथ प्रभारी और पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी तय की गई है। इसको लेकर बीजेपी का कहना है कि चुनाव आयोग की ओर से सभी व्यवस्थाएं रहती हैं, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता भी मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने में सहयोग की भूमिका निभाएंगे। वरिष्ठ नागरिकों की मदद के लिए जरूरी उपाय किए जाएंगे। मतदाताओं को मतदाता पर्ची के साथ साथ भाजपा पीले चावल देकर मतदान करने का आग्रह करेगी। प्रत्येक बूथ पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए सुबह 6 बजे से कार्यकर्ताओं को जुटाया जाएगा। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी चाहे कितने भी पीले चावल बांट ले, मगर इस बार मतदाता उनके बहकावे में नहीं आएगा। कांग्रेस को पीले चावल जो है एक शुभता का प्रतीक है, संस्कार का प्रतीक है। तो कांग्रेस को ये बड़ा दर्द क्यों होता है? और कांग्रेस ने तो हमने अभी 500 वर्ष बाद भगवान राम का मंदिर बना, तो हमने एक समाज में एक जन चेतना की बात है और एक हमने बोला कि सब लोग अयोध्या जाएं, तो उसमें भी हमने अक्षत बांटे थे और हम ये अनेक बार इस अक्षत बांटने का कार्य कर चुके हैं, करते रहेंगे आगे भी भविष्य में। और जिस प्रकार से अब कांग्रेस कह रही है, तो बताइए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी स्वयं लोकसभा में कहते हैं कि इस बार भाजपा का 400 पार हो रहा है, संसद में कहते हैं। तो अब भाजपा का 400 पार भगवान की रूपी जनता का भी एक आवाज आ रही, पूरी प्रतिध्वनि आ रही, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सारे पूरे भारत से कोने कोने से ये आवाज आ रही है। निसंदेह भगवान रूपी जनता भारतीय जनता पार्टी को 400 से ज्यादा सीटों पर विजय श्री का आशीर्वाद दे रही है। पीले चावल भारतीय जनता पार्टी का नया इनविटेशन कार्ड है और बन गया है नया आमंत्रण पत्र। अभी राम जन्मभूमि को लेकर घर घर पीले चावल लेकर गए थे, प्राण प्रतिष्ठा जब हुई थी। उनके कार्यकर्ता साल में 2-3 दफे धार्मिक आयोजनों को लेके और अलग अलग कोई भी विषय उठा के पीले चावल देने घर घर जाते ही हैं। कोई नई बात तो है नहीं। तो पीले चावल भारतीय जनता पार्टी का नया इनविटेशन कार्ड है। तो बीजेपी का एक नया इनविटेशन कार्ड कांग्रेस लगातार कह रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है शुभ कार्य है और इसकी वानगी मंदिर को लेकर के किस तरीके से वहां पर पहले भी देखी जा चुकी है। तो साफ तौर पर राज तिलक की तैयारी है और जाहिर सी बात है कि अगर वोटिंग का प्रतिशत बढ़ेगा तो एक लोकतंत्र की जिस तरीके से खूबसूरती कही जाती है कि लोग बढ़ चढ़ करके इस पवित्र अनुष्ठान में हिस्सा लें। चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर अशोक मार्सकोले जी हैं, पूर्व विधायक कांग्रेस के। डॉक्टर अशोक मार्सकोले जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत करना चाहूंगा। और साथ ही साथ वाणी आहलूवालिया जी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता। वाणी जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत करना चाहूंगा। वाणी जी, लगातार जिस तरीके से एक शुभ मुहूर्त की बात करते हैं, एक शुभ शुरुआत की बात करते हैं, एक अच्छी शुरुआत की, एक अच्छे आगाज की, अब आप लोग एक अच्छी मंशा के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं। क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? आपके सभी दर्शकों को मेरी राम राम, नमस्कार। संदेश तो शुभ ही देना चाहते हैं और मंशा और इच्छा भी वही है। कोई भी शुभ कार्य होता है तो हमारे सनातन धर्म की संस्कृति है, पीले चावल बांटे जाते हैं आमंत्रण को देने के वक्त। ये एक हमारा एक संस्कृति में चलता आ रहा है, आज के जमाने का नहीं है, ये तो हमारे पूर्वज भी करते थे। इसलिए जो शुभ कार्य होता है, जैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी, अभी जो जागरूकता है वो लाना है हमें हमारे जन नागरिकों के लिए। तो भाई राष्ट्र धर्म है हमारा कि हम सब बढ़ चढ़कर अपने राष्ट्र के लिए वोटिंग का जो प्रोसेस है उसमें हम बढ़ चढ़कर सहभागिता दें। तो इसलिए सबको जागरूक करने के उद्देश्य से पीले चावल बांटे जा रहे हैं। और निश्चित रूप से मोदी जी की जो नीति है, उन्होंने ना अंग्रेजों की नीतियों को बिल्कुल त्याग दिया है। तो ये जो नीति है ये उपनिवेशवाद की नीति है, जिसमें कि वो कॉलोनियलिज्म को त्याग रहे हैं और सनातन धर्म का वर्चस्व हो, सनातन धर्म की जो प्रक्रिया है वो सब जगह लोगों के बीच में
वो जागरूक कर रहे हैं और इसी का बोलचाल है आज। जी, चलिए, ये आप लोग एक संदेशा देने की कोशिश की जा रही है बीजेपी। मैं कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं अशोक जी, उनके पास आ रहा हूं। अशोक जी, लगातार जिस तरीके से बीजेपी की एक कोशिश है, मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा, लोकतंत्र की खूबसूरती की बात की जा रही है, लेकिन कांग्रेस का साफ तौर पर जो बयान आया वो ये कि अब जो वोटर्स हैं वो जनता के, जो बीजेपी के बहकावे में नहीं आने वाले। आपको क्या लगता है ऐसा? सही बात है कि जो वोटर्स है वो बीजेपी के बहकावे में नहीं आएंगे। ये पीले चावल, जो पीले चावल की बात हो रही है, ये आज का नहीं है पीले चावल। हम लोग भी वर्षों से पीले चावल के माध्यम से आमंत्रण देते आए हैं। ये कोई नई बात नहीं, ये उसको एक चुनावी कैंपेनिंग के रूप में ले रहे हैं, ये ले सकते हैं। बट विषय सिर्फ ये नहीं कि पीले चावल से कोई खुश हो जाएगा। विषय है कि जो मुद्दों पर आधारित हमारे जो जनता है वो सबसे बड़ी बात देखती है कि आखिर मुद्दे क्या है, विकास के क्या पैमाने रहे हैं। अभी तक जैसे वाणी जी कह रही थी, राम जी की बात कह रही थी, निश्चित रूप से देखिए राम जी आज नहीं है। राम जी पर आस्था सभी धर्म संप्रदाय सबका अपना अपना रहता है। जो हिंदुइज्म में है वो राम जी को आज से नहीं मान रहा है, राम जी को सब मानते हैं, लेकिन ये सिर्फ राम भरोसे चल रहे हैं। राम, भगवान राम के चरित्र पर ये इनका विश्वास नहीं, सिर्फ राम भरोसे चल के अपने चुनावी एक टूल के रूप में भगवान का ये नाम ले रहे हैं। ये सनातन, कौन से सनातन की बात कर रहे हैं? शंकराचार्य भगवान, हमारे जो शंकराचार्य जी होते हैं ये हमारे सनातन के वाहक होते हैं। पूरा जो धर्म, हमारी संस्कृति वो शंकराचार्य जी के सहारे पे चलती, लेकिन एक शंकराचार्य नहीं आया। क्या मोदी जी अकेले पूरे सभी शंकराचार्य का काम अकेले कर लेंगे क्या? इन्होंने पूरे दूसरे जो पश्चिमी देश है जहां पर उनके जो धर्म गुरु और शासक लगभग एक जैसी व्यवस्था चलाना चाह रहे हैं, उसी को इन्होंने कहा है। अगर ये मानते हैं सत्ता में ये कैमरे में बने रहे और शंकराचार्य जी हैं, शंकराचार्य जियों की जो धर्म और उसकी जो बातें हैं ये नहीं मानेंगे, ये पूरी तरह से भगवान राम के नाम पर भगवान राम के को एक टूल के रूप में इस्तेमाल करके ये चाहते हैं। लेकिन राम भगवान के चरित्र और उनकी जो जीवन शैली, सादगी, सद्भावना, देखिए अब बीजेपी का तो साफ तौर पर कहना है राम जी करेंगे बेड़ा पार, और काम भी किया है। वाणी अहलूवालिया जी, मैं जरा इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। जी देखिए, हम विचारधारा को लेकर बहुत अडिग हैं और हमारे गौरव को लेकर भी, और इसी के चलते हमारे पार्टी का जो सीटों का विस्तार होते आ रहा है। 2014 में इनको जरा पूछिए इनकी कितनी सीटें आई थी, कुछ सीटें बढ़ गई थी 2019 में। और इस बार कांग्रेस पार्टी हम पे टिप्पणी करने के बजाय मुझे ये आंकड़ा दें डॉक्टर साहब कि इनकी कितनी सीटें आने वाली हैं, ये कहां कहां अपना परचम लहराएंगे। क्योंकि जो पिछली बार 303 सीटें थी उसमें से 224 सीटों पर तो 50% वोट थे भारतीय जनता पार्टी को। तो ये मुझे आंकड़ा दें अब कि क्या 50 के नीचे आने वाला है कि 100 के नीचे। जी, फिलहाल हम 29 सीटों को लेकर के बात कर लेते हैं। आप लोगों के पास अगर मैं अशोक जी बात करूं तो अब किस तरीके से बढ़त बनाने के लिए क्या कुछ करेंगे, क्योंकि बीजेपी जो है वो अपनी जीत की लय को बरकरार रखने के लिए कोशिश कर रही है और बढ़त आपको बनानी है, तो इसके लिए आपकी क्या कोशिश है? आप भी तो बताइए जनता को अपनी बात। मैं एक बात बताना चाहूंगा। वाणी जी अपनी बात तो कह रही हैं, ठीक है, वो अपनी बातें कहेंगी। हम ये कह रहे हैं, ये जो 400 पार की बात कह रहे हैं, ये 400 पार भी इस बार तो बहुमत के जो आंकड़े हैं उसके आसपास भी ये नहीं पहुंच रहे हैं। अगर ये डर आप जिस व्यक्ति से, तो बिल्कुल जिस तरीके से लगातार अब कांग्रेस से अब सवाल भी पूछा जा रहा है, और हेलो जी जी हेलो जी वाणी जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अशोक जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। आलोक जी, जो मैं बात कह रहा हूँ, जो 400 पार की जो बात कह रहे हैं, लेकिन 400 पार का अगर इनको डर नहीं होता तो आज ये इन्होंने अपने सीबीआई को या ईडी को अपने टूल के रूप में इस्तेमाल जो कर रहे हैं, और उस टूल के रूप में, और जिस प्रकार से डरा धमका के, और जिनको इन्होंने भ्रष्टाचारी का टैग दिया था,
इनके पास आके सब कोई अपने वॉशिंग मशीन में दूर करके उन्हीं को, कभी किसी को राज्यसभा दे रहे, किसी को टिकट दे रहे हैं। ये कांग्रेस मुक्त ना होकर कांग्रेस युक्त होके ये कह रहे हैं कि सत्ता में आ जाएंगे। सच्चाई ये है कि ये बहुत डरे हुए हैं और ये बहुमत के आंकड़े से दूर दूर तक इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। आज कौन सा हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा वर्ग है, चाहे किसान हो, युवा हो, ये सब नाराज हैं। बेरोजगारी, महंगाई, इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं कि सिर्फ भगवान राम के भरोसे पे आप नहीं कह सकते। 10 साल बहुत हो गए हैं। जिनको आपने गारंटी कहा पहले, अब वो जुमले साबित हो गए हैं। अब फिर नई गारंटी लेके आ गए हैं। तो पहले के आपके जो जुमले हैं उनका क्या है? 2 करोड़ों का रोजगार। देखिए, आज जनता बहुत हो गई है। सिर्फ राम भरोसे आप बहुत समय तक नहीं कह सकते। आपको राम के चरित्र को भी मानना पड़ेगा, आपके देश की सद्भावना को भी मानना पड़ेगा। जो आप कहते हैं वही हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म सबको मालूम है, उसका पालन कैसे करना चाहिए। राम के चरित्र पर, राम के अनुसार भगवान राम पर आस्था विश्वास पर हम चल रहे हैं। सिर्फ सत्ता के टूल के रूप में हम योग नहीं कह रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश की बात कह रहा हूं कि अब ये जैसे पिछले जो बार हुई थी, ये जनता समझ चुकी है और इनको पूर्ण विश्वास भी दिया था कि 29 में से 28 सीटें इनके पास जरूर आई थी, लेकिन इस बार ये आधी पर आ जाएंगे। कम से कम 10 से 11 सीटें हमारे पास इस बार आएंगी। क्योंकि अशोक जी, मैं आपसे एक सवाल करूंगा, उस सवाल का जवाब आप सोच के रखिएगा। आपने कहा 28 सीटें लोकसभा, उसके बाद देखिए विधानसभा चुनाव में भी आए, वहां पर भी नतीजे किस तरीके से आए वो आपने भी देखा। लेकिन अब विधानसभा चुनाव के नतीजे और लोकसभा चुनाव के नतीजे जिस तरीके से बीजेपी के पक्ष में आए, कुछ तो होगा कि काम किया है, लोगों के बीच अपनी बात पहुंचाने में बीजेपी कामयाब रही है। इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगा, लेकिन मैं पहले जरा वाणी आहलूवालिया जी, लगातार आपके पास गिनाने के लिए बहुत कुछ है, काम गिनाने के लिए है, राम का नाम भी है, और अब देखिए पीले चावल से एक अच्छी शुरुआत की जा रही है। क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मैसेज के जरिए वोटिंग का जो प्रतिशत है, जब हम लोकतंत्र की खूबसूरती की बात करते हैं, तो कितना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? आपने पिछले विधानसभा चुनाव में देखा था वोटिंग प्रतिशत महिलाओं की और पुरुषों की कितनी वृद्धि हुई थी। आंकड़े आप जानते हैं, लगभग 5 से 7% हर एरिया में, थोड़ा थोड़ा 1-1.5% का वेरिएशन था, बट एवरेज अगर हम देखें 5 से 7% था। और ये वृद्धि के कारण आपने परिवर्तन भी देख लिया क्या हुआ। जो परिवर्तन मध्य प्रदेश में बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि सरकार किसकी बनी और किस बहुमत से बनी है। तो ये तो एक चीज होगी जो बहुत स्पष्ट है कि लोगों को जागरूक कर रहे हैं अपने हक के लिए, यानी कि एक राष्ट्रवादी और विकासवादी सोच की तरफ लोगों का ध्यान दे रहे हैं। तो ये तो एक अच्छी नीति है और यही नीति मोदी की नीति है। इसीलिए तो देश में आप जो परिवर्तन देख रहे हैं विकासवादी राष्ट्रवादी नीति का, इसी यही तो स्थापना हो रही है। और आगे के वर्षों में भी ये तो बुलंदी से आगे जाएगा। मैं आपको अभी 15-20 उपलब्धियां गिनवा देती हूँ मध्य प्रदेश में, बट पिछले कुछ दिनों से मैं यही सब बोलती आ रही हूं कि उसका ठोस जवाब दें। जवाब तो कोई दे नहीं पा रहा है। नहीं, आज मैं कट्टुकट सवाल का कट्टुकट जवाब ले रहा हूं। वाणी जी ने अपनी बात रखी, अब डॉक्टर अशोक जी आप अपनी बात रखें इस पर। ठीक है, मेरा कोई सवाल नहीं, बीजेपी ने आपसे सवाल किया, अब आप सवाल का जवाब दें जी। देखिए, ये सच्चाई है, जब आंकड़े हमारे सामने रहते हैं तो आप जरूर कह सकते हो हम आज पूर्ण बहुमत में हैं, लेकिन जनता के बीच में उसकी संतुष्टि कितनी है? आज ये जरूर है कि उसके साथ में सरकार तो जरूर बन गई, लेकिन बहुत सारे प्रश्न भी है। शायद विश्वास कहीं पर नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, ये भी एक अलग विषय हो सकते हैं। लेकिन आखिर में हम इस बात को लेकर स्वीकार करने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये है कि आज आंकड़े जरूर हमारे पास में 66 का आंकड़ा है, इनके पास में 163 का आंकड़ा है और आज सत्ता में है। लेकिन आज हम लोकसभा चुनाव में हैं और लोकसभा चुनाव में हमारे पास में अचीव करने के लिए बहुत कुछ है और कुछ शायद जो बात हुई हम अपनी बात को ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाए होंगे, लेकिन उस बात को लेके अब हम चूंकि लोकसभा और केंद्र की का विषय है, हम उसको लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। और जो जैसा मैंने पहले कहा कि 10 से 11 सीटें हम मध्य प्रदेश में लेके आएंगे,
और ये हमें पूरे जिस प्रकार से इवन विधानसभा में भी आंकड़ों की जब हम बात करें तो जिसमें हम लोगों की जीत हुई है अच्छे से हम निकाल सकते अच्छा हैं। तो डॉक्टर निश्चित अशोक रूप जी, से 10 से एक सवाल 11 का जवाब मैं हाँ आप ही से, क्योंकि जब मैं बहुत सार्थक डिबेट करता हूं जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर के, जितना मैं सत्ता पक्ष को मौका देता हूं उतने में विपक्ष को भी मौका देता हूं। बड़ी बात यह कि आप लोग तैयारियों की बात कर रहे हैं। देखिए टिकट चयन को लेकर के, प्रत्याशियों के चयन को लेकर के भी आपके यहां कितनी देरी हुई, और इस देरी का सीधा सीधा प्रभाव आप जनता के बीच कब जाएंगे, कब प्रचार करेंगे, कब अपनी योजनाओं को बताएंगे? नहीं लगता आप लोगों ने देरी की? नहीं, निश्चित रूप से इतनी देरी भी नहीं हुई है। अच्छा। कि आप सिर्फ 10 से 15 दिन की हम बात कह रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर अधिकांश जो प्रत्याशियों को उनको उनके लेवल पर हिंट मिल चुका था कि आप अपने अपने क्षेत्र में तैयारी रखें। तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि पूरा जो 4 चरणों में जैसे हो रहा है, 7 चरणों में पूरे भारत में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें से पहले चरण से लेके 7वें चरण तक का हमारे यहाँ पर है। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि उसमें देरी हुई है। लोकसभा के चुनाव है, हम नहीं मानते, लेकिन हमारे यहाँ जिनको कुछ 2-4 सीटों की बात को अगर हम छोड़ दें तो अधिकांश प्रत्याशियों को उनको जानकारी दे दी गई थी कि आप अपनी तैयारी रखें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जी सर, जहां पर बीजेपी किस तरीके से तैयारी कर रही है, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को बूस्टअप कर रही है, जगह जगह पर कार्यकर्ताओं को किस तरीके से लगाया गया है। वाणी आलूवालिया जी, लगातार बीजेपी के बारे में कहा भी जाता है 24/7, और उसकी बानगी भी साफ तौर पर देखी जा रही है। हर चीज में आप लोग 5G की स्पीड से चल रहे हैं। बिल्कुल चल रहे हैं। मोदी जी ने कहा ना अभी हाल ही में 2 दिन पहले कि फुलझड़ी नहीं, अब तो आप रॉकेट लॉन्च देखेंगे। तो हम तो बिल्कुल उन्हीं के मार्गदर्शन में काम करते जा रहे हैं आगे, और वो स्पीड तो हमारी गति तो और ज्यादा तेज होने वाली है। जी अशोक जी, देखिए अब किस तरीके से स्पीड आने वाले समय में और तेज होगी, और आप लोगों की अंदरूनी गुटबाजी भी किस तरीके से, ग्वालियर का देखिए भी मामला सामने आया। अब मैं आ रहा हूं वाणी जी, जरा मैं अशोक जी का भी एक वर्जन ले लेता हूं। तो आपसी गुटबाजी से, अंदरूनी गुटबाजी से आप लोग जूझ रहे हैं, मुझे कहने में या खुलेपन से कोई गुरेज नहीं है, आप खुलेपन से इसको जवाब दीजिए। जी आलोक जी, हाँ। आलोक जी, एक सामान्य जो गुटबाजी ऐसा किसी के बीच में नहीं है, ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में भी सामान्य जो झगड़े पार्टी लेवल के आपस के होते हैं, लेकिन जब चुनाव में हम लोग उतरते हैं तो हमारा भी अपना संगठन है, और हम भी अपने लेवल पर हमारे भी बूथों की व्यवस्था, बूथों का प्रबंधन है, उसके हिसाब से हम लोग भी अपनी प्लानिंग और उसमें हम काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी अगर 24/7 की बात कह रही, तो हमारे अपने कार्यकर्ता भी हर गांव में है और उनकी अपनी तैयारी है। हम भी अपनी बूथ मैनेजमेंट पर हम काम कर रहे हैं, और हम निश्चित रूप से पिछली बार जो हमारे पास में मात्र 1 सीट थी, इस बार हम 10 से 11 सीटें हम यहाँ पर लेके आएंगे। बिल्कुल आश्वस्त मैं आपको करता हूँ कि एक तरफा कोई ऐसी बात नहीं जाएगी, ना बात चर्चा करने में, ना ये वोटिंग में हमें सीट लाने में। तो मैं सीधे तौर पे कह रहा हूं कि हमारी अपनी भी तैयारी है, हमने कोई खाली जगह छोड़ के नहीं रखा है, कि हमारी अपनी तैयारी है। हम जितना ऐसे ढिंडोरा पीट के नहीं बोलते हैं, लेकिन हमारा अपना संगठन बेस लेवल से काम कर रहा है। निश्चित रूप से उसके जो परिणाम है वो भी सुखद आएंगे। वाणी जी, देखिए अब कांग्रेस भी अब पूरी तरीके से लगी हुई है टक्कर देने के लिए। कितना टक्कर मान रही है अपना प्रतिद्वंदी आप लोग? पिछली बार भी उन्होंने डंके की चोट पे कहा था कि हम बोल रहे हैं कि हमारी इतनी सीटें आएंगी कि तो इस बार क्या लग रहा है कि मतलब वही फिर मैच एक तरफा लग रहा है क्या? जी, तो मैं वाणी आलूवालिया जी के पास आऊं, लेकिन उससे पहले अशोक मार्सकेले जी से एक सवाल का जवाब। कुल मिलाकर के आप लोग, अगर मैं अच्छी तैयारियों को लेकर के बात करूं, 29 सीटों में से आप लोग कितने पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं? क्योंकि कहीं कहीं पर मतलब है आप लोगों के लिए भी संभावनाएं, बहुत कुछ पाने के लिए है। जैसा कि हमारा इंडिया गठबंधन के साथ की बातें हैं, हम लोगों ने 28 पे हमारे अपने कैंडिडेट्स हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, 10 से 11 सीटें हम जीत रहे हैं। हमारी अपनी बेस लेवल की तैयारी है। भारतीय मोदी जी
और बाकी सब जो है बहुत से ऐसे सीटों पे तो घबराए हुए हैं। मैं अपनी सीट की मैं बात करूं, मंडला लोकसभा क्षेत्र की, यहाँ पर 6 से 7 बार के सांसद हैं, लेकिन हर रोज यहाँ पर 4 बार मुख्यमंत्री आ चुके हैं, उनके अध्यक्ष आ चुके हैं, अमित शाह आ चुके हैं, प्रदेशों के केंद्रीय मंत्री लगातार यहाँ पर डेला डाले बैठे हैं। तो ये कहीं कहीं डर का भी एक माहौल है, क्योंकि अंदर धरातल पे ये लोग आ जरूर से इनका बेसिक एजेंडे पे जो महंगाई की स्थिति कह रहे हैं, बेरोजगारी की स्थिति की बात कर ले, किसानों की स्थिति की बात कर ले, ये एक असंतोष युवाओं में जो है, कहीं ना कहीं इस चुनाव में ये जो असंतोष है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत भारी पड़ेगा। और अब तो कब तक मैं इनको कहूंगा, कब तक आप भगवान राम के भरोसे चलेंगे। अभी बीच में जो राम जी का जो प्राण प्रतिष्ठा की बातें आई थी, तो भगवान राम को एक बच्चे के रूप में बता के, और मोदी जी अपना कद जो बड़ा कद लेके जो चल रहे थे, ये अंदर से ये ऐसा ही इनके अपनी एक सोच है कि अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते हैं, और यही वजह है कि इनको मुद्दे नहीं दिख रहे हैं। ये तो सिर्फ अपना एक ढिंडोरा पीट के ये वापस सत्ता में आना चाहते हैं, लेकिन पहले जो इन्होंने जो गारंटी को जुमले में बदल दिया है। वाणी जी, एक फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा कि कुल मिलाकर के अब सीधे सीधे जो आरोप लग रहे हैं, लेकिन इस पूरी कवायद के बीच मैं वाणी जी के पास आऊं, एक बार फिर मैं डॉक्टर अशोक जी, मैं आप ही के पास आऊंगा और कोशिश करूंगा कि लगातार जिस तरीके से जो आपकी 5 जो गारंटियां जो हैं, जिसमें युवाओं की बात है, महिलाओं की बात है, बेरोजगारों की बात है, कि उनको देखते हुए आप किस तरीके की तस्वीर लोकसभा चुनाव में देखते नजर आ रहे हैं डॉक्टर अशोक जी? निश्चित रूप से आलोक जी, आज की सबसे बड़ी समस्याएं हैं युवाओं की, उनकी बेरोजगारों की। तो निश्चित रूप से जहां पर हम 30 लाख जो रोजगारों की बात कह रहे हैं, युवाओं को अप्रेंटिस के माध्यम से उनको ट्रेन करके उनको उनकी व्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं। हम महिलाओं के लिए जहां 1 लाख रुपए उनको देने की बात कह रहे हैं। श्रमिकों के लिए हमने अपने जो न्याय पत्र में दिया है, एक हिस्सेदारी दी है। किसानों के लिए जो कर्ज माफी के साथ में जो ऋण माफ करने की बातें हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे सभी वर्गों के लिए जिनको बीजेपी ने अब तक सिर्फ छला है। मैं फिर से एक बात करूं, नाम गारंटी का लेते हैं, बाद में जुमला बोल देते हैं। हम उनको जुमला नहीं बोल के हम एक न्याय यहाँ की जनता के साथ में, भारत की जनता को, युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को, सबको न्याय मिल सके, सबके बीच में एक सद्भावना का माहौल हो, यही एक लोकतंत्र की मान मर्यादा का हम ध्यान रखते हुए। चलिए, जब हम लोकतंत्र की, एक स्वस्थ लोकतंत्र की परिपाटी की बात करते हैं, तो विपक्ष की भी उतनी ही लोकतंत्र में खूबसूरती होती है, जो अपनी आवाज बुलंद करे, उठाए जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर के। वाणी आलूवालिया जी, एक फाइनल कमेंट आज की डिबेट का। कुल मिलाकर के जब आपने काम किया है, आपके पास बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जब कांग्रेस भी न्याय गारंटी को लेकर के जनता के बीच जा रही है, तो कितना थोड़ा सा टफ फाइट है? टफ फाइट तो बिल्कुल नहीं है भाई साहब, क्योंकि जितनी बार डॉक्टर मस्कुले ने राम जी का नाम लिया है अभी इस डिबेट के दौरान, उतना एक आधे बार भी इनके न्याय पत्र में जो ये न्याय की बात करते हैं, उसमें एक आधे बार भी सनातन या हिंदू शब्द या राम जी का नाम नहीं लिया गया है। वो तो ऐसे लगता है कि इन्होंने कोई शरिया लॉ के लिए कुछ घोषणा की है। लोकतंत्र और ये इतना बता रही हूँ कि एक आईवॉश है। बहुत लोग बहुत समझदार हैं, भारत की जनता बहुत बुद्धिमान है। सनातन को मानते कहाँ है, सनातन का पालन कहाँ करते हैं? सनातन का मतलब बताइए आप, सबको समाने वाला धर्म है ना। आपका घोषणा पत्र तो ऐसे है कि जो पुरानी स्थान बता दीजिए। आप एक चीज के ऊपर मत अड़ग लीजिए, आप मुझे बताइए ना, घोषणा पत्र आपका क्यों शरियत लॉ के ऊपर क्यों कैसे लग रहा है, क्यों है? आप हमास को समर्थन देने वाले हैं, आप उसमें बुरखा आप ऑफिशियल करने वाले हैं, आपको और 5 चीजें गिनवा दो, आप गौमास को आप लीगलाइज कराने वाले हैं। आप करना क्या चाहते हैं? आप हिंदू लोगों को आप अल्पसंख्यक घोषणा करेंगे उसमें? हम किसी पे बैन नहीं लगा रहे हैं, हम बैन नहीं लगा रहे हैं। पहले
सब धार्मिक पहले स्वतंत्रता है, अपने अपने कांग्रेस जीवन पार्टी शैली में के जो हिसाब से ग्रहण जी लगा सकते हुआ हैं। है उसको पहले ठीक करिए। देखिए आप अपने पार्टी अपने का ग्रहण मानसिकता- दूर करिए। वाणी जी, एक आपने एक मानसिकता जो बना रखी है, ये लोकतंत्र है, ये राजशाही नहीं है कि आप किसी पे प्रतिबंध लगाएंगे। एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लोग अपनी जीवन अपनी वेशभूषा में रहे, उस पर प्रतिबंध नहीं है हमारी तरफ से। चलिए फिलहाल अब जनता किसे अपना मैंडेट देती है ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा, लेकिन दोनों ही राजनीतिक दलों की अपनी अपनी पहल है। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अशोक मार्सकेली जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और वाणी अहलूवालिया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो पीले चावल की बीजेपी की ये पहल आखिर किसे राज तिलक दिलाएगी, देखना बेहद दिलचस्प होगा। नमस्कार।